नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पोलिंग बूथ के पास रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई आज। मतगणना के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की ड्यूटी के चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। आपदा में खुद बजेगा आपका मोबाइल फोन। केंद्र सरकार आज से ला रही है नया अलर्ट सिस्टम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे लॉन्च। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को बड़ा झटका। जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने का ऐलान। ईरान विवाद और चांसलर के बयान से भड़का अमेरिका। और बीसीसीआई आज करेगी महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा। 12 जून से इंग्लैंड में दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। और आइए अब शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर से शुरुआत करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीट पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटनी के बाद 15 बूथ पर पुनर्मतदान का फैसला लिया था। इन बूथों में मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। मगराहाट पश्चिम के बहीरपुया, कुरकुरिया, एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2 और 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रॉयनगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान कराया जा रहा है। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए पोलिंग बूथ के पास रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। इन बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज विशेष सुनवाई करेगा। टीएमसी ने मतगणना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुने जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने 2 जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और असिस्टेंट किसे बनाया जाए, और फिर चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के। टीएमसी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले ही ये जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है और तमाम टिप्पणियां इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की थी। बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज विशेष सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई में आगे की जो बात है वो निकलकर सामने आएगी। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर जो सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के बाद किस तरह के जो टिप्पणी है वो करता है। ऐसे में मतगणना स्टाफ को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है टीएमसी ने, और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह की स्थितियां पहले नजर आई थी। और ऐसे में टीएमसी एक बार फिर से एक नया पैंतरा, एक नया दांव चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि जब सुनवाई शुरू होती है तो क्या कुछ होता है। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो अभी जो पुनर्मतदान चल रहा है वो क्या स्थिति अभी वहां पर नजर आ रही है? किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं?
काफी पहले हमने देखा प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया था, आज की स्थिति क्या कहती है, आकलन क्या कहता है, क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए, जो पहले 2 घंटे की जो मतदान की जो वोटिंग परसेंटेज है बगराहाट और डायमंड हार्बर की, वो परसेंटेज आ चुका है और 18% के एक फिगर आया है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कितना जी फिगर है। बगराहाट पश्चिम में 16.68 और डायमंड हार्बर में 15.83, तो कुल मिलाकर 16.23 ये वोटिंग परसेंटेज पहले 2 घंटे में हुआ है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ नंबर। गौरव, जी। ऐसे में सौरभ, निश्चित तौर पर ये देखें तो अभी जो समय है वो 10 बजे के आसपास का है, 10 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जो वोट प्रतिशत है वो कह सकते हैं कि अभी और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि हमने पिछले भी फेज में देखा था कि जिस तरह की स्थितियां थी, तो वहां पर भी काफ़ी बढ़ चढ़कर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। क्या कुछ आंकड़े उसी के आसपास अब की बार भी नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या स्थितियां नजर आ रही है? गौरव देखिए, ये जो 15 बूथों में वोट हो रहा है, ये एक मिक्स कम्युनिटी का वोट है। ये कुछ बूथे ऐसे हैं, 5 मगराहाट के मैं बात करूं तो 5 बूथे ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस है, ज्यादा है मुस्लिम पॉपुलेशन। और 6 ऐसे पॉपुलेशन, एक बूथ ऐसा है कि जहाँ पे मिक्स है, और 5 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू वोट का पॉपुलेशन ज्यादा है। और इस जो क्षेत्र है डायमंड हार्बर और मगराहाट, अगर आप इसको लोकसभा चुनाव की आंकड़ों से कंपेयर करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि मगराहाट पश्चिम में तृणमूल का यहाँ से 55,000 से ज्यादा वोटों का लीड था, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं तो एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से सिर्फ मगराहाट में तृणमूल को वोट मिला था। देख, जी। मगराहट में तृणमूल का लीड था 57,000 का, 57,000 का। हम्म। उनको वोट मिला था 55.53%। तो आप मान सकते हैं कि, और डायमंड हार्बर में 1 लाख वोट का लीड था। एक विधानसभा क्षेत्र में डायमंड हार्बर में 1 लाख वोट का लीड था, और उसमें तृणमूल को वोट मिला था 69%। हम्म। 69% वोट तृणमूल को मिला था डायमंड हार्बर में। तो आप समझ सकते ऐसे हैं में कि सौरभ, जिस तरह के आंकड़े 55%। आप जो अभी गिना रहे हैं, साफ तौर पर ये तो तस्वीर आज साफ होती हुई नजर आएगी। क्या अमूमन कुछ ऐसे ही आंकड़े आज भी निकलते हुए नजर आएंगे जब ये पूरा जो नहीं, इलेक्शन का जो मतदान जो प्रक्रिया है पूरी, वो पूरी हो जाएगी तब? नहीं गौरव, जो कहने का मतलब ये है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी को हम्म। 69% वोट मिलना कितना वाजिब है, कितना हम्म। स्वाभाविक है। एक पर पार्टी को सिर्फ 69% वोट कैसे मिल सकता है? एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख का मार्जिन होना, ऐसे हम्म। लोकसभा क्षेत्र में ऐसा मार्जिन आता है। विधानसभा क्षेत्र में 10,000, 20,000, ये सबसे बड़ा मार्जिन माना जाता है। वहां पर हम्म। 57,000, 1 लाख से ज्यादा वोट होना, तो वो वोट क्या सही में सब लोग अपना अपना मतदान कर सके थे लोकसभा चुनाव में? ये सवाल है। तो हम्म। उसके हिसाब से अब ये जो चुनाव हो रहा है, यानी 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के बाद 2026 में जब चुनाव आयोग ने निष्पक्ष वोट करने के लिए काफी सारे कदम उठाए थे, और उसके बाद भी जो 15 बूथों में देखा गया कि इसमें निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उसमें सवाल उठ सकता है, हम्म। उसमें आज रिपोल हो रहा है। तो ये वोट, ये जो रिपोल वाला क्षेत्र है, इसमें टीएमसी सीट निकालने से भी ज्यादा है। ये देखना पड़ेगा कि इसमें इस चुनाव के बाद टीएमसी का मार्जिन क्या रहा, क्या अब भी 1 लाख रहा, हम्म। क्या अब भी 57,000 रहा? ये काफी मायने, अगर नहीं रहता है तो आपको मानना पड़ेगा कि 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था वो ठीक चुनाव नहीं था। हम्म। उसमें निष्पक्ष जो मतदान का जो बात होता है, सौरभ, ऐसे में वो उभर सवाल कर ये नहीं आता है कि आया था। जैसे टीएमसी का ये गढ़ है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी अब की बार वहां पर इस गढ़ को फतेह करने में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी? दक्षिण 24 परगना के लिए आप देख ले, दक्षिण 24 परगना के जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, बीजेपी का जो यहाँ पर मुद्दा, जो 15 संकल्प पत्र के 15 जो मेन मुद्दे थे, उसमें जो घुसपैठिया का जो मुद्दा है, हम्म। उसमें जो डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा है,
बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आ, महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो सारे मुद्दे यहाँ पर भी काफी अहम मानी जा रही हैं। हम्म। क्योंकि जो कानूनी व्यवस्था को लेकर जो मुद्दा है, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये माना जाता है कि ये दक्षिण चौबीस परगना, उत्तर चौबीस परगना ऐसे इलाके हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं, और वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है, इन सारे इलाकों में हुआ है। तो इसीलिए इसीलिए इन सारी क्षेत्रों में ये सारे मुद्दे पर कैसे जनता अपनी राय देती है, और साथ और दूसरी तरफ ये भी है, टीएमसी का जो टीएमसी के खिलाफ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी में टीएमसी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है वक्फ को लेकर है, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है, एसआईआर को लेकर भी है, फिर आगे चल के आप देखेंगे ओबीसी की जो लिस्ट है उसको लेकर भी है। तो इन सारे मुद्दे को देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो नतीजे आते हैं, जो 4 तारीख को जब मतगणना होगी, इसमें से जो नतीजे उभर कर आएंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल छवि क्या है। ये इस क्षेत्र में ये समझने के लिए चुनाव बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इस यहाँ पर किस पार्टी का कितना समर्थन है। वाकई यहाँ पे टीएमसी का एकदम एक तरफा राज है, सही में ये 69% वोट टीएमसी को मिला था, सही में ये 55% वोट टीएमसी को मिला था, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि सुबह 9 बजे तक का कुल जो मतदान है वो प्रतिशत में अगर बताएं तो 16.23% मतदान मगराहाट पश्चिम में हुआ है, और 16.68% मतदान जो है वो डायमंड हार्बर में 9 बजे तक 15.83% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं कि अभी तक जो 9 बजे तक की जो स्थिति है वो क्या कहती है। सौरभ, सवाल ये है कि पारदर्शिता को लेकर जब बात हो रही है, और इससे पहले जो शिकायतें अब तक चुनाव आयोग तक की गई थी जिसकी वजह से पुनर्मतदान यहाँ पर हो रहा है, इस प्रक्रिया में किस तरह की व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं कि अब की बार किसी भी तरह की स्थिति वैसी ना हो जैसे पिछली बार देखने को मिली है? किस तरह से जो कदम है वो चुनाव आयोग की तरफ से उठाए गए, क्या महत्वपूर्ण अब की बार नया यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, वोट शुरू हुए 3 घंटे हो चुके हैं, जी। लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज के वोट को लेकर कोई कंप्लेन अभी तक नहीं है, चाहे आप विपक्ष का मानिए चाहे सत्ता पक्ष का मानिए। तो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, ऐसा ही कहना है। हम लोग कैंडिडेट से बात किए थे तो उनका कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है, कोई खास उनका कोई कंप्लेन अभी तक है नहीं, और कमीशन के पास भी कोई ऐसा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो जिस कारण ये मतदान रिपोल हो रहा है कि वहां पे ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया था, कहीं पे टेप लगाया गया था, कहीं पे हीटर लगाया गया था, ताकि समझ डराया गया था, धमकाया गया था, और कहीं पे बूथ पे जो सीसी कैमरा है वो कैमरा घुमा दिया गया था। तो इन सारी चीजों को एकदम इन 15 बूथों में भी वो ना हो, इसी के लिए ये रिपोल हो रहा है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये अभी भी काफी समय है, 6 घंटे की तरफ समय है, तो देखना पड़ेगा आगे चल के कैसा दिन जाता है, पूरा दिन कैसे जाता है। चलिए ठीक है, आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका, और जो अभी हम देख रहे हैं जो साफ तौर पर सौरभ, एक सवाल और है कि अभी जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और जो लगातार हमने देखा है कि जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सौरभ, सवाल ये भी है कि मौजूदा स्थिति को देखें तो टीएमसी का गढ़ है, क्या वहां पर कुछ इस तरह की भी स्थितियां हैं वहां पर कि जो लोग हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब की बार क्या लगता है वहां पर फिजाओं में क्या है कि अब की बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है और खासतौर पर ये जो सीटें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव का जो निर्णायक मोड़ है उसको एक सही दिशा देने में? सौरभ, दक्षिण 24 परगना में 33 सीटें हैं, पूरे 33 सीटों में कुछ अर्बन पार्टों की सीटें हैं जो कोलकाता से सटे हुए हैं, डालीगंज, जादवपुर, कस्बा, बेहला पश्चिम, बेहला पूर्व, और फिर आके आप आते हैं रूरल बेल्ट। एक तरफ से ये डायमंड हार्बर, ये इस क्षेत्र की बात करें, मगराहाट, डायमंड हार्बर, फौलता, हाँ, सातगाछिया, ये एक लाइन चला जा रहा है, और दूसरी ओर है कैनिंग पश्चिम, बारुईपुर, बारुईपुर पूर्व, बारुईपुर पश्चिम, ये सारे इलाके हैं। तो इन मथुरापुर, इन सारे इलाकों में से भाजपा का जो लक्ष्य यहाँ पे है कि 5 या 6 सीट अगर वो निकाल लेते हैं यहाँ से, ये भाजपा का मानना है, तो यहाँ से अगर रूरल बेल्ट से अगर वो 5 या 6 सीट निकाल पाते हैं तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। क्योंकि यहाँ पे जो
टीएमसी का जो एक तरफ से गढ़ माना जाता है, आप मानिए कि 33 में से 2021 में 32 सीटें, 31 में से 30 सीटें टीएमसी को मिला था। एक सीट भांगड़ वाला जो सीट है वो आईएसएफ को मिला था। ठीक है, तो बाकी जो 30 सीटें हैं, इस 30 सीटों में से अगर 5-6 सीट भी बीजेपी भाजपा निकाल पाए तो भी वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस है, ऐसा भाजपा का मानना है। चलिए ठीक है, आप सौरभ नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि साफ तौर पर ये जो पुनर्मतदान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की ये जो सीटें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी का गढ़ भी से कहा जाता है, संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये 4 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन आगे भी जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अन्य खबरों का रुख करें तो देश के कई राज्यों में जनगणना का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, जो 30 मई 2026 तक चलेगा। इस चरण में प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर मकानों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले इन राज्यों में 15 दिन की स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन की अवधि पूरी हो चुकी है, जिसमें लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते थे। वहीं दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में स्वगणना की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जो 15 मई तक जारी रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक इन राज्यों में भी घर घर जाकर डेटा संग्रह किया जाएगा। बिहार में स्वगणना की अवधि समाप्त हो चुकी है और आज से राज्य में हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। जनगणना का पहला चरण देश के हर घर और बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जो आगे की जनगणना, जनसंख्या गणना और सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आइए अब बात करते हैं जनादेश की। पांचों राज्यों के जनादेश की प्रतीक्षा जल्द ही 4 मई सोमवार को खत्म होगी, जिससे जुड़े विश्वसनीय और सटीक नतीजे 4 मई को दिन भर देखिए डीडी न्यूज पर। और वक्त यहां पर एक छोटा सा ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया। नोटबंदी की घोषणा के बाद 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है।
इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई थी। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन तक चलेगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ट्रेन उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। इससे लोगों को हर मौसम में आसान सफर मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय कारोबार को फायदा मिलेगा। कश्मीरियों के लिए और जम्मू के लिए बहुत एक उपलब्धि है ये। इससे दोनों प्रांतों को फ़ायदा होगा, आपस में कनेक्शन बेटर होगा। पहले हमें इसमें कम से कम 12 से 24 घंटे लगते थे और पता नहीं लगता था कि हम पहुंचेंगे भी नहीं। मैं 70s में जब जाता था ये हमें पता नहीं चला, सारे घर वाले आते थे छोड़ने के लिए, पता नहीं फिर वापस आएगा कि नहीं है। लेकिन ये अच्छी पहल है, आज मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आ रहा हूँ। ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण को नमन करते हुए हिमाचल प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व परंपरागत श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। हिमाचल बौद्ध मत का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों की बड़ी संख्या और विशाल बौद्ध मठ भी है। तिब्बती बौद्ध मत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा का निवास भी हिमाचल के धर्मशाला में ही है। तो आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति का संदेश देने वाला एक पावन दिन है। ये दिन गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़ा माना जाता है। कठोर तपस्या और साधना के बाद गौतम बुद्ध यानी जागृत कहलाए। आज के दिन बौद्ध अनुयायी मंदिरों व मठों में पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बुद्ध पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। शिमला के पंथा घाटी स्थित तिब्बती मठ में 2570वीं वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर थुप्तिन दोरजे डार्क मोनेस्ट्री के लामा डूलो लोपन ने बताया कि भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया और उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दुनिया में भगवान बुद्ध आकर उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया और मध्यम मार्ग दिखाया और उन्होंने धर्म प्रवर्तन किया और उन्होंने विश्व की शांति के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत शिक्षाएं दिए हैं और बहुत मार्गदर्शन किया है। इसलिए आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं मनाली में स्थानीय लोगों और लामाओं द्वारा माल रोड पर बुद्ध की प्रतिमा सहित पवित्र ग्रंथों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आज हमारे लिए बड़ा एक शुभ अवसर है जिसमें हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं। बुद्धा के टीचिंग्स को दोहराया जाता है और जो हिमालयन रीजन के जो लोग हैं, चाहे वो जांस्कर के हों, लद्दाख के हों, स्पीति के हों, पांगी के लिए हो, लाहौल के हों, ये आज एकत्रित होते हैं और इस भगवान बुद्ध के बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं। इधर लाहौल स्पीति के गोम्पा से मनाली पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा छम नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। वहीं मंडी जिले के प्रसिद्ध धर्मस्थल रिवालसर में भी भगवान बुद्ध की जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु पद्म संभव निगमा गोम्पा कमेटी रिवालसर द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज का दिन जो है गौतम बुद्ध भगवान लुम्बिनी के वन में उनका जन्म हुआ और बोध गया में बोधि ट्री के नीचे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन में कुशीनगर में 2 शाल वृक्ष के बीच उनका
महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। तो इसलिए आज का दिन जो है हम इसे त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं और वैशाख पर्व भी। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आज का दिन भगवान बुद्ध के वचनों पर आत्मचिंतन करने का तो है ही, साथ ही सामूहिक नृत्य और संगीत का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला।